नमस्कार। आज का विषय है त्रिलोचन कवि द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कविता की व्याख्या से पहले कवि के जीवन परिचय से परिचित हो जाएं। त्रिलोचन का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। ये हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन। और इनकी गद्य रचनाएं देशकाल, रोज नामचा, मुक्ति बोध की कविताएं इत्यादि। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है। आइए कविता का सरलार्थ करें। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, जब मैं पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। इससे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से वो कैसे ये स्वर निकला करते हैं। इन पंक्तियों में कवि चंपा नामक लड़की की निरक्षरता के बारे में बताते हुए कहता है कि चंपा काले अक्षरों को नहीं पहचानती है, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। कवि जब पढ़ने लगता है तो वहां आ जाती है, उसके द्वारा बोले गए अक्षरों को चुपचाप सुना करती है। उसे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि इन काले अक्षरों से ये सभी ध्वनियां कैसे निकलती हैं। इन अक्षरों के अर्थ से वो हैरान हो जाती है। अगली पंक्तियां हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी कलम चुरा देती है। जैसे तैसे से ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज गायब है, परेशान हो फिर जाता हूँ। इन पंक्तियों में कवि चंपा के विषय में बताता है कि वह एक सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है। वह गायें भैंस रखता है। चंपा उन सभी पशुओं को प्रतिदिन चराने के लिए लेकर जाती है। वह बहुत अच्छी और चंचल है, शरारतें भी करती है, कभी कभी की कलम चुरा लेती है। किसी तरह कलम ढूंढ कर लाता है तो उसे पता चलता है कि अब उसका कागज भी गायब हो गया है। वह इन शरारतों से परेशान हो जाता है। आगे कवि कहता है, चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम का सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, ये पढ़ने लिखने की कैसे बातें कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब कवि कहता है कि चंपा काले अक्षरों के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह कवि से पूछती है, तुम दिन भर कागज पर क्या लिखते रहते हो? क्या तुम्हें ये काम करना अच्छा लगता है? उसकी नजर में लिखने के काम की कोई महत्ता नहीं है। उसे सुनकर कवि हंसने लगता है और चंपा चुप हो जाती है। एक दिन चंपा आती है तो कवि उसे कहता है कि तुम्हें भी पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, मुसीबत के समय में ये काम आएगा। वह महात्मा गांधी की इच्छा को भी बताता है, गांधी जी की इच्छा कि सभी आदमी पढ़ना लिखना सीखें। चंपा कवि की बात का उत्तर देती है कि वह नहीं पढ़ेगी। आगे कहते, तुम तो कहते थे गांधी बहुत अच्छे हैं, फिर पढ़ाई की बात क्यों करते हैं? चंपा महात्मा गांधी की अच्छाई या बुराई का मापदंड पढ़ने की सीख से लेती है। वह ना पढ़ने का निश्चय दोहराती है कि वह नहीं पढ़ेगी। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है।
इन पंक्तियों में कवि चंपा को पढ़ने की सलाह देता है तो वह स्पष्ट तौर पर मना कर देती है। कवि शिक्षा के लाभ गिनाता है, उसे कहता है कि तुम्हारे लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। एक दिन तुम्हारी शादी भी होगी और तुम अपने पति के साथ ससुराल जाओगी। वह तुम्हारा पति कुछ दिन साथ रहकर नौकरी के लिए कलकत्ता चला जाएगा। कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है। ऐसे में तुम उसे अपने विषय में कैसे बताओगी? तुम उसके पत्रों को किस तरह पढ़ पाओगी? इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। आगे चंपा का जवाब क्या है इन पंक्तियों में सुने। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। अब इन पंक्तियों में चंपा क्या कहती है? कवि द्वारा चंपा को पढ़ने की सलाह पर वह नाराज हो जाती है। कहती है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। जहां तक शादी की बात है, मैं शादी कभी नहीं करूंगी। दूसरे, यदि कभी शादी हो भी जाती है तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी, उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। दूसरे शब्दों में, वह अपने पति का शोषण नहीं होने देगी। परिवारों को दूर करने वाले शहर कलकत्ता पर वज्र गिरे, वह अपने पति को उससे दूर ही रखेगी। इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि व्यक्ति काम की तलाश में बाहर जाता है और आर्थिक मजबूरियों के चलते हुए ही घर टूटते हैं। काव्य की नायिका चंपा अनजाने में ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। इसलिए कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। उम्मीद है ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।